चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ये संविधान का भाग 10 है। ये 244 में इसका उल्लेखित किया, अनुच्छेद में उल्लेखित है, इसका बारे में दिया गया है, प्रशासन के बारे में। तो चलिए इसमें बताते चलता हूँ मैं, इसमें है क्या चीज़। इसमें है जो अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र, कोई अनुसूचित क्षेत्र हो, भारत के कोई अनुसूचित क्षेत्र हो या जनजाति क्षेत्र को नामित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ऐसा क्यों करेगा? विशेष प्रशासन या कोई कल्पना के द्वारा उसको, मतलब कोई धारणा लिया हो कि मतलब जहाँ कुछ क्षेत्र में विकास करने के लिए, तो उसका निर्णय ले सकता है। नामित उम्मीद मैं बताऊंगा इसमें जो कैसे कैसे अध्यक्ष क्या क्या बनते हैं, कौन करते हैं इसको। तो इसको लाने का वही उद्देश्य है कि किसी विशेष व्यवस्था या प्रशासन को मतलब चलाने के लिए वहाँ पर लाया जाता है। इसको सम्मिलित किया गया है। इसको जो जैसे 5वीं अनुसूची में दिया गया है, उसमें जैसे अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उसमें चर्चा की गई है। तो उसमें सभी का है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर उनका 6 में दिया गया है। तो बाकी जो राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, जनजातियों के प्रशासन, उनके नियंत्रण, उनकी चर्चा जो क्या किसमें दी है? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, इसको याद रखना। तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन होता कैसे है, मतलब अब ये क्या है, जैसे कि हर राज्य का अलग अलग होता है प्रशासन। एक राज्य की तुलना मतलब दूसरे से करोगे, अनुसूचित क्षेत्र का उन देखोगे तो आप भिन्न भिन्न रहते हैं, उसमें अलग अलग व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहाँ का निवासी अलग अलग व्यक्ति है। आप गोवा का ले लो और यहाँ हम लोग के इधर MP का ले लो, छत्तीसगढ़ का ले लो, तो यहाँ क्या होंगे? यहाँ अलग अलग क्षेत्र में मतलब होंगे, मतलब उनके निवास, जो आदिम निवास, वो सब जो आदिम निवास वहाँ रहते हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक हो गया, पिछड़े वर्ग हैं, अब उनको देखोगे आप पहले, उनका कैसा है रवैया, कैसा है, तो उनके अनुसार उनका प्रशासन होगा। तब फिर उनको देख के विशेष प्रयास की आवश्यकता मतलब जो महसूस होगी अगर, तो उसको आप कराएंगे, उत्थान कराएंगे, उसका विकास करेंगे। उनका सामाजिक कैसा है, उनका आर्थिक जीवन कैसा है, पिछड़े जनजातियों का, तो ये सब देख के फिर वहाँ मतलब आवश्यकता महसूस होती है तो अब उनमें किया जाता है। इसको याद रखना बस, और कुछ नहीं है। सॉरी, इसमें कमा है थोड़ा ठंडी ज़्यादा इसलिए। तो मैं यही बोल रहा था कि जैसे किसी क्षेत्र में अगर विकास करना है, किसी पिछड़ी जाति का है ना, तो हर राज्य का अलग अलग कानून होता है, मतलब वहाँ के निवासी अलग अलग व्यवहार करते हैं, तो उनके हिसाब से व्यवस्था उनकी अलग अलग होती है। भले हम लोग के संविधान में उल्लेख है, इसको बना दिया है भाग 10 में, अनुच्छेद 244 के अंतर्गत में। ठीक है, बेसिकली सभी का मकसद ये है कि मतलब हर राज्य में पिछड़े जातियों को विकास करना, उनका यही है बस, उनका और विशेष प्रशासन उन्हें चलाना। अब इसमें जैसे अनुसूचित क्षेत्र हो या जनजाति क्षेत्र में कोई प्रशासन चलाना रहेगा, तो इसमें होता क्या है? तो इसमें ऐसा होता है कि जो राज्यों में जो चल रहा है, जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है जो राज्य में जो चलती है, जो आम जनता, जो पब्लिक है, जो जिनके जैसा प्रशासन अभी नॉर्मल जो चल रहा है हर राज्य में, तो वो उस जगह पे लागू नहीं होता है। इसको याद रखना, वो अनुसूचित क्षेत्र में उसमें लागू नहीं होगा, उसका प्रशासन कुछ अलग तरीके से होगा। और बेसिकली वो क्षेत्र की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। जैसे अनुसूचित क्षेत्र किसी घोषित कर रहे हो या जनजाति क्षेत्र घोषित कर, तो उनका मेन जो उसका हेडेक किसके पास? केंद्र के पास। उनके प्रशासन के मतलब क्या बोल रहा हूँ जी, इसमें उनके ऊपर मतलब वो जो रहता है उनके ऊपर, जैसे केंद्र के ऊपर, समझ गए। और अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति को क्या है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। किसको है? राष्ट्रपति को बोल रहा हूँ।
तो राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, इसको याद रखना। अब इसमें जो प्रशासन होता है ना, जो 5वीं अनुसूची में जो वर्णित प्रशासन की, उन्हीं के अनुसार ही होता है। जो अनुसूची में दी जा चुकी है 5वीं अनुसूची में, उसी के अनुसार ही क्या होगा, वहाँ होगा आपका क्या होगा, वहाँ पास होगा, उन्हीं के अनुसार ही प्रशासन होगा। अब अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? पहले तो अभी मैं अनुसूचित क्षेत्र का बता रहा हूँ, तो जनजातीय क्षेत्र भी होता है, आप इसी को मान सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति घोषणा करता है, इसको याद रखना। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को अगर लगता है कि उस राज्य के राज्यपाल के, मतलब उसको लगेगा कि तो ना राज्य के किसी क्षेत्र को करना, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र में मतलब शामिल करना है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अगर शामिल करना रहेगा तो क्या होगा, तो राज्यपाल से पहले परमिशन लिया जाएगा, तो उनके साथ परामर्श होगा संबंधित मामले पर कि ऐसा ऐसा है मामला है ना। उनसे फिर परामर्श करके क्या होगा, फिर या तो आप अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को, मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, या सीमाओं को बदलने के लिए बोल सकते हो, या फिर उनके नामों को बदलना चाहते हो, तो अधिकार है उसको, किसको? राष्ट्रपति को। उसके सलाह से, मतलब परामर्श से करेगा। उनकी सलाह से उस क्षेत्र को रद्द भी कर सकता है, और उसके विरुद्ध क्या आदेश जारी कर सकता है, मतलब नया जो चेंजेस हो, बदलाव करना है, जो भी सुधार करना है, तो उसमें आदेश जारी करके राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाएगा, तो फिर उधर कार्यवाही होगी। तो मैं बता दी इसमें का सीमाओं के बदलने, ठीक है, सीमाओं के बदलने को या फिर बढ़ाने को, या फिर नाम में परिवर्तन करने को, या राज्यपाल की जो भी सलाह से क्या हो, किसी क्षेत्र को रद्द करना हो, तो इसके लिए भी क्या है, घोषणा होना जरूरी है, इसमें याद रखना। मतलब घोषणा के द्वारा उसको मतलब लाया जा सकता है अपने क्षेत्र के अंतर्गत में, ठीक है, समझ गए। अब इसमें जो शक्तियाँ भी रहती हैं, जैसे केंद्र और राज्य की उस टाइमिंग में शक्तियाँ भी होती है, तो राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ होती है, तो उनके जो राज्य, जैसे राज्य हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र में भी क्या होती है, लागू होती है, जो उनके जो प्रशासन संबंधी कोई नियम हम बना दिए हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र में लागू होती है। तो राज्य का मतलब राज्य का राज्यपाल के लिए पर उस पर विशेष जिम्मेदारी होती है ना। उनकी मतलब जैसे कि विशेष जिम्मेदारी होती है किसकी? राज्यपाल की। तो कि राज्यपाल क्या करता है, उनकी वार्षिक रिपोर्ट बनाता है। वार्षिक रिपोर्ट बना के कहाँ देगा? आपका जाके राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा। प्रशासन के बारे में हर साल का मतलब उनको सूचना देगा के बारे में, अगर जानना चाहे या फिर जानना चाहता है कोई भी, अगर राष्ट्रपति जैसे कि जानना भी चाहता है ना, तब भी मतलब दे सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब राज्यपाल ही मतलब अपने इच्छा अनुसार देगा वार्षिक रिपोर्ट। वो अगर वो जानना चाहता है तब भी ना उसको देना पड़ेगा। तो केंद्र की ये शक्ति होती है कि कार्यकारी शक्ति होती है, प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देता है, किसी भी राज्य को, कि भैया बताइए इनके क्षेत्र का क्या स्थिति है भी करके, क्योंकि केंद्र के अनुसार ही उनका भरण पोषण भी होता है, सुविधा दी जाती है, चाहे जनजाति हो चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो। अभी वर्तमान में देखे होंगे जिला को मतलब अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर दिया जाता है, तो उस पूरे जिले क्षेत्र का प्रशासन जो है उनके हाथ में आ जाता है। अब ये अनुसूचित क्षेत्र करने का मतलब क्या है? उनका इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ,
और इसमें मैं बताया हूँ कि जो उनका जो सामान्य जो नियम वाम चलता है जो राज्य का, वो उसमें उस क्षेत्र में अगर अनुसूचित क्षेत्र लगा हुआ है तो उसमें लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा उसमें? लागू तो बिल्कुल भी होगा ही नहीं। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जनजाति सलाहकार परिषद में इसमें जैसे कि एक सलाहकार परिषद भी होती है जनजातियों का, जिनके ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजाति, वहाँ सलाहकार परिषद का गठन किया जाता मतलब है। तो इसमें एक या जनजाति क्षेत्र है, मतलब किसी क्षेत्र में अलग से प्रशासन करना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी है, तो जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। एक सलाहकार परिषद का गठन क्या किया जा सकता है, इसका मतलब किया जा सकता है, इसको याद रखना। कोई अनुसूचित जनजाति एसटी और उसके कल्याण, एसटी और कल्याण से संबंधित उत्थान सलाह मतलब देती है, इसको याद रखना। ठीक है। और इसमें जैसे कुछ टोटल ना 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल लगभग इसमें 20 सदस्य थे, इसको याद रखिए। 3/4 इसमें सदस्य जो राज्य विधानसभा में जो विधानसभा सदस्य में उनके जो राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के जो 3/4 सदस्य उसमें नामित होते हैं। एसटी के मतलब विधानसभा में 3/4 सदस्य इस परिषद में मतलब वो होने चाहिए, उसमें गठित होने चाहिए, अगर मतलब वहाँ परिषद गठित कर रहे तो। अभी जैसे मान लो कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है लेकिन वो जनजाति क्षेत्र नहीं है ना, तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रपति देखता है। अनुसूचित क्षेत्र तो है लेकिन जनजाति क्षेत्र नहीं है वो, तो ऐसे क्षेत्र को यदि या फिर वो पिछड़े वर्ग में समूह में आते तो राष्ट्रपति के निर्देश में ऐसा किया जाएगा उसको। ठीक है, उनके आदेश के द्वारा ही कुछ परिवर्तन या चेंजेस उनके द्वारा फेरबदल किया जाएगा। अब अनुसूचित क्षेत्र में क्या क्या विधि लागू होती है, इसको याद रखना। तो उनमें ना राज्यपाल को अधिकार होता है अनुसूचित क्षेत्र में कि वह संसद या विधानमंडल के जो किसी भी, जैसे कि कोई संसद या विधानमंडल द्वारा कोई नियम हम लागू किया गया तो चाहेगी तो उसको अनुसूचित क्षेत्र में लागू करवा सकती है, या कुछ परिवर्तन के साथ या अपवाद स्वरूप उसको लागू करवा सकती है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनकी शांति व्यवस्था मतलब बनी रहे, है ना। विचार उचार करके नियम बना सकते हैं, उसमें अपने अनुसार भी नियम बना सकते हैं। जैसे कोई भूमि हस्तांतरण निषेध जो मामला होता है, आवंटन का भी उनका नियंत्रण, जैसे भूमियों में संबंधित बंटवारा उटवारा उनका नियंत्रण भी किया जाता है सीमित मात्रा में, मतलब। और जो देखोगे कई सारे जनजाति क्षेत्र में ज़्यादा दुकान उकान होता है तो उसमें ही प्रतिबंध लगाते हैं, साहूकार व्यवसाय पर भी नियंत्रित किया जाता है। उन सभी का मामला को देखा जाता है। लेकिन अगर इस तरह की कोई अगर करना है, उसको बदलाव करना है, कुछ भी रहता है तो उसकी स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए राष्ट्रपति की, उसके बगैर वो नहीं करेगा। सोचेगा पहले कि यहाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर रिपोर्ट मांगेगा ना, फिर राष्ट्रपति को देना पड़ेगा, फिर तब क्या जवाब देगा फिर वो, है ना। राष्ट्रपति आएगा नहीं जरूर, लेकिन रिपोर्ट आप बना के देगा ना, यहाँ का प्रशासन कैसे चल रहा है। ठीक है। अब इसी मैं बोल रहा हूँ कि आयोग भी बनाते हैं उस इसी टाइमिंग में, ये आयोग ही बना सकते हैं। आयोग के द्वारा उन लोग को काफ़ी फायदा होता है। राज्य में जनजातियों का कल्याण हेतु और अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण हेतु एक आयोग गठित कर सकती है राज्य सरकार। कौन कर सकती है? आपका एक आयोग का गठन कभी भी कर सकते हैं
सॉरी राष्ट्रपति करेगा, राज्य में राष्ट्रपति द्वारा मतलब बना के भेज देगा, भाई इनको देखना लेना आप लोग, ऐसे बोल के। और जो जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र का तो बता दिया कि कौन कौन से उसमें लागू होते, कौन कौन से नियम हम उसमें, ठीक है। वो भूमि उमी हस्तांतरण होता है, जो ज़्यादा दुकान उकान लगाते हैं उस सब में कोई नाम उम परिवर्तन या क्षेत्रफल में कोई नियम, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाहकार परिषद के रूप में सब इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र का अलग बताया हूँ मैं और जनजातीय क्षेत्र का अलग बता रहा हूँ। जैसे कि जो मैं इसके पहले बताया था, इसमें जो 20 सदस्य का बताया था ना मैं, कुल टोटल सदस्य कितने, जो जनजाति कल्याण वाले उत्थान के जो परिषद रहती सलाहकार में, जो टोटल 20 सदस्य में से 3/4 कितना रहता है विधानसभा के में, जो अनुसूचित जनजाति के एसटी के क्या होते हैं प्रतिनिधित्व, तो उसमें शामिल होते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अब जनजातियों में प्रशासन इसमें होता कैसे है, तो छठी अनुसूची में दिया है, जो असम मेघालय त्रिपुरा और वही बता दिया, और मिजोरम, इन चारों राज्यों में जो है विशेष प्रावधान किया गया, अनुसूचित 6 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया, संविधान में उल्लेखित है। तो ये इनका जो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की जनजातियाँ, तो ये ना क्या कि मतलब उस टाइम में ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए इन लोग, है ना, जो मानव जो नमूने तौर पर जो भी काफ़ी लोग पिछड़े पड़ हैं, तो इन्होंने अपनी ही संस्कृति को, इनकी अलग से संस्कृति भी होती है, जो संस्कृति रीति रिवाज सभ्यता से जुड़े हुए हैं इन लोग, मान्यता भी इनकी है, तो इनको एक अलग दर्जा दिया जाता है स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, उनके विकास के लिए। अब बेसिकली इनका प्रशासन वही होता है, असम मेघालय मान लो त्रिपुरा मिजोरम के कोई जनजाति क्षेत्र में, इनमें क्या होते हैं हर मतलब उसमें ना, जिसको जो जनजाति क्षेत्र है तो वहाँ स्वशासी जिले का गठन किया जाता है, क्या बोल रहा हूँ, स्वशासी जिले का भी गठन वहाँ होता है, लेकिन उस राज्य के क्षेत्र के मतलब कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं होना चाहिए, वो मतलब नहीं गठन कर पाएगा, मतलब उसके राज्य क्षेत्र के बाहर को नहीं, वो जितना उसका एरिया है उसी के अंतर्गत में करेगा। और ये जो स्थापित करते हैं, जो स्वशासी जिले की बात की, राज्यपाल द्वारा होता है, राज्यपाल एक स्वशासी जिलों को स्थापित करता है या पुनः स्थापित भी कर सकता है, और राज्यपाल को अधिकार होता है कि उसके क्षेत्रों को क्या घटा बढ़ा सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके निर्धारित भी कर सकता है सीमाएं को। ये जनजाति क्षेत्र का बता रहा हूँ, अनुसूचित क्षेत्र का अधिकतर जो काम है राष्ट्रपति द्वारा होता है, उसकी अनुमति स्वीकृति आवश्यकता होती है, फिर जाके फिर राज्यपाल उसको क्या करवाता है, परिवर्तन करवाता है, इसको याद रखना। अब स्वशासी जिलों को क्या करते हैं लोग, विभिन्न जो प्रदेशों में जो विभाजित कर सकते हैं उन लोग जब चाहे तब, अगर प्रशासन चलाना है और जनजातियों की, उसको विभिन्न तरह से उसको बांट सकते हैं उन लोग। और प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद भी होता है, हर एक स्वशासी जिले हैं जो वहाँ जनजातियों वाला है, वहाँ एक जिला परिषद होता है, वो 3 सदस्य उसमें लगभग शामिल होते हैं, कितने सदस्य, 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी, और वो भी ना राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, राज्यपाल द्वारा 4 लोग नामित किए जाते हैं, फिर और अगर अदर भी लगभग 26 सदस्य, 26 अलग से होते हैं, 4 सदस्य नामित होते हैं राज्यपाल द्वारा, 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे, इसको याद रखना, क्या बोल रहा हूँ, वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या निर्वाचित किए जाएंगे, इसको भी याद रखना। और निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसको याद रखना।
इसमें जैसे कि प्रादेशिक क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, तो जो परिषद जो होता है ना उसमें तो अलग होता है, उसमें अलग से प्रादेशिक परिषद भी होती है उसमें काम करने के लिए, और जो जिला परिषद भी अलग होता है। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, जो मनोनीत बता रहा हूँ, 4 सदस्य को जो मनोनीत करती है ना, और बाकी 26 सदस्यों को क्या बता रहा हूँ, उसमें वोटिंग के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग होता है। और 4 मनोनीत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के अनुसार ही, मतलब प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं पद पर, उनके अनुसार ही उनकी कार्यकाल निर्धारित होती है, और जब चाहे तब उनको रफा दफा उनको कर सकते हैं। इसको याद रखना। समझे इसी को मुझे बताया इसमें। और जो जिला में अगर मान लो एक जिले को घोषित किया हो, है ना, स्वशासी जिले के रूप में, वहाँ एक तो प्रादेशिक रूप से परिषद एक होता है ना, तो उन लोग क्या करते हैं, अपने अधिक जैसे क्षेत्र उतर रहे प्रादेशिक जो जिले होते हैं, जैसे कि जिले को जनजाति क्षेत्र में घोषित कर दिया, कोई भी ST SC वाले हुए, जो भी ST में, तो उनको विधि बनाने, उस संबंधी कानून बनाने की पूरी शक्ति रहती है, चाहे भूमि से रिलेटेड हो, चाहे वन से जंगल से रिलेटेड हो, या नहर से संबंधित हो, या खेती से संबंधित हो, या गांव के प्रशासन से संबंधित हो, या संपत्ति से या विरासत से संबंधित हो, या विवाह विच्छेद कोई मामला हो, तलाक उलाक संबंधित हो, सामाजिक रूढ़ियाँ हो, आदि विषयों पर विधि बना के क्या कर सकता है राज्यपाल को, उसमें लिखित स्वीकृति आवश्यकता होती है। हाँ, इन सभी जो विधियों के लिए पहले तो अपना रिपोर्ट ऊपर बना लेंगे, फिर स्वीकृति हुई कहाँ देंगे, वहाँ देंगे आपका। इनके पास राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। और उनके जो जैसे आपसी विवाद वाद हो जाता है ना, तो न्यायालय का भी गठन कर सकते हैं ग्राम परिषद में। ग्राम परिषद के अंतर्गत में न्यायालय का भी गठन कर सकती है, या और जो न्यायालय गठन हो ना, वो अपील को सुन भी सकती है। तो उस इन मामलों में जो 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 मैं बता रहा हूँ ग्राम लेवल में, तो हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार का जो निर्धारण है, उनका जो राज्यपाल द्वारा किया जाता है कि भैया इनको ये अधिकार दे दो कि हाई कोर्ट द्वारा इनका भी प्रशासन देखा जाएगा, ऐसा करके उनके निपटारे के लिए मामले का। और जिला परिषद जैसे कि वही जो मैं बता रहा था, अलग से जिला परिषद होता है किसी भी स्वशासी जिले के लिए। तो वहाँ का प्राथमिक विद्यालय, जैसे स्कूल छोटे लेवल में, चाहे 1 से 5वीं तक प्राथमिक शाला हो, या फिर औषधालय, या बाजारों हो गया, या मत्स्य हो गया, या सड़क हो गया, या कि जिला परिषद द्वारा साहूकार पर नियंत्रण, और गैर जनजातियों समुदायों जैसे व्यापार उपार कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ गलत टाइप का व्यापार भी करते हैं ना जनजाति लेवल में, जैसे कुछ है जिस चीज़ को आप मतलब परमिशन नहीं देता, नियम कानून के विरुद्ध करेगी, व्यापार करे, तो उसको नियंत्रण भी करते हैं इनके द्वारा, जिला परिषद द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना। और जो अधिकार बोल रहा हूँ, सड़क के लिए, मत्स्य क्षेत्र, फेरी उरी लगाने के लिए, जो फेरी उरी का व्यापार करते हैं, मार्केट उर्केट जो लगाते हैं, बाजार में बैठते उठते हैं, सभी का अधिकार उन्हीं के द्वारा होता है। समझ रहे इसमें का? और फिर इसमें जैसे उनके और भी वहाँ उन क्षेत्र में जैसे जिला परिषद भी होता है, जैसे कि जिला प्रादेशिक और परिषद भी होते हैं। भू राजस्व का आकलन जैसे संग्रहण और करना होता रहता है उनके टाइम, उनके अनुसार, जिला परिषद के अनुसार। जैसे भू राजस्व कहीं क्षेत्र में आप क्या कर रहे हो, आप लोग आकलन कर रहे हो, या संग्रहण करना चाहते हो, तो अधिकार देता है कौन, आपका राज्यपाल पहले से ही देता है। उतना शक्ति तो उनके पास देता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। समझ गए इसमें का? ठीक है। अब मेन जो अधिकार है राज्यपाल के पास होता है। तो जो स्वशासी जिले होते हैं और जो परिषद होते हैं, तो उनकी जो जांच और रिपोर्ट है, क्या बोल रहा हूँ, राज्यपाल है कि किसी राज्य का। अब वहाँ जिले में, हर जिले में जो स्वशासी जिले, जो जनजाति क्षेत्र अगर मान लो घोषित किया गया है, या उस परिषद के मान लो जांच वाच करवाना है उसका, तो उसकी रिपोर्ट के लिए एक आयोग भी गठित कर सकता है। तो आयोग क्या करेगा,
तो आयोग की सिफारिश पर क्या करेगा, उसको देगा। पहले आयोग जो रिपोर्ट बनाएगा ना अपना, 1 ईयर का रहता है, 1 साल के अंतर्गत एक रिपोर्ट जाके देगा। कहाँ पास? आपका राज्यपाल के पास। फिर उसके अनुसार वो परिषद उषद को जो भी गठन होगा, जो भी गठित करेगा कि अभी तक और रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो सभी डिसाइड करते हैं उन्हीं लोग के द्वारा। लगभग 1 साल के अंदर का हर साल मतलब दिया जाता है उनको, इसको याद रखना। अब जनजाति क्षेत्र में असम का बता दे रहा हूँ। उसमें असम है जो 6वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 5वीं अनुसूची का तो अलग है, 5वीं अनुसूची में अलग दिया है। वो पूरे भारत के जितने राज्य हैं उसमें से सम्मिलित होंगे, और इसमें का जो मैं बोल रहा हूँ इसमें का नहीं होंगे। ये अलग है, इनका अलग से दिया है 4 राज्यों का। तो इसमें जनजाति क्षेत्र में जैसे क्या आएंगे, तो असम का जैसे बात हो तो उत्तरी कछाड़ वाला पहाड़ी जिला, और कार्बी ओंगलांग जिला है, एक बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र था। तो 3 थे, उत्तरी कछाड़ पहाड़ी वाला जिला, कार्बो ओंगलांग जिला, एक बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र। तो 3 असम में है, और 3 मेघालय में भी है। वो गारो खासी जंतिया पहाड़ियाँ दोनों तीनों। और त्रिपुरा में सिर्फ एक है, त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला 1, उसको बनाया गया है। अब मिजोरम में 3 है, उसमें भी एक तो चकमा जिला, एक मारा जिला, एक लाई जिला। कौन कौन से जिले? चकमा, मारा और लाई जिला, 3 जिले हैं, इसको याद रखना। जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन है, जो 244 के अंतर्गत में होता है, इसको याद रखना आप लोग। फिर एक 243(4)A है, 240 और 339 भी है, 339, इसको याद रखना। तो उसमें जो अनुसूचित क्षेत्र में इसमें दिया 339 में संघ का नियंत्रण रहे उसमें, और जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों का उसमें कल्याण से संबंधित अगर कोई मुद्दा देखना हो तो 339 अनुच्छेद के अंतर्गत उनको अधिकार दिया गया है। किसको? केंद्र को। जनजातियों का, अनुसूचित क्षेत्रों का। टू 243A भी है, 244 में भी मैं क्या बताया, SC और उसका ST का है, मतलब अनुसूचित क्षेत्र और उनका प्रशासन के बारे में बताया। 243A भी है। तो इनमें जो असम के जो है कुछ जनजाति इलाकों को मिलाकर उसमें एक स्वायत्त जो राज्य का निर्माण होता है, जो बहुत सारे जो स्थानीय में देखे होंगे उसमें ग्रामीण लोगों ने, जनजाति जंगल झाड़ी वहाँ है तो कहाँ से कौन शहरी कहाँ मिलेंगे उसमें। तो वहाँ अगर कुछ उनको निर्माण करना रहेगा तो ये 243A के तहत उनको किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान लिए रहो। इसमें कम चांसेस आने के लिए जब मेंस करोगे तो उसमें लिख सकते हो, मतलब ओके, मतलब कोडिंग के रूप में आप उसमें डाल सकते हैं। तो आदेश का पहले ना आदेश होता है, इसको याद रखना। पहले ना आदेश ऐसे ही नहीं होगा, मतलब कोई भी अनुसूचित क्षेत्र का बताया कि राष्ट्रपति का आदेश होगा, वो पूरा नियंत्रण केंद्र के द्वारा होता है। जनजातीय क्षेत्र में भी केंद्र का भी नियंत्रण होता है, लेकिन अधिकतर मतलब राज्य उस अपने आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत में वो जिला परिषद के अनुसार वो गठन उठन कर सकती हो, जिला परिषद का। अनुसूचित क्षेत्र के लिए पहला आदेश दिया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। आंध्र और तेलंगाना के लिए वहाँ मतलब उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र का क्या किया था, उसमें घोषित किया गया था उस टाइमिंग में। और एक दूसरा आंध्र प्रदेश उसी में था, और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में। अभी 2007 में लगभग झारखंड में किया गया था। अभी अभी मतलब उतना नहीं है, मतलब 2007 के आसपास। उसके बाद तो फिर अपने अपने जो राज्य क्षेत्र है उनके द्वारा अपना अनुसूचित क्षेत्र में उसमें घोषित किया जाता है समय अनुसार, जिसको माडा क्षेत्र भी बोला जाता है। उनके जो उनका देखे होगे वही राशन पानी उन लोग का, वो चीज़ उन लोग का एक्स्ट्रा की जाती है, मतलब एक्स्ट्रा दिया जाता है। गुड़ उड़ का भी, और जो चावल उवल कई सारे लोग को जो निषाद जो हैं
और जो असहाय कई लोग के जो प्राथमिकता राशन कार्ड है, अंत्योदय परिवार वाला राशन कार्ड और प्राथमिकता राशन कार्ड, एक अन्नपूर्णा राशन कार्ड है। तो ये सभी अलग अलग है। जो 1 रुपये किलो मतलब चावल में देती है और सामान्य को 10 रुपये में। तो APL वाले तो इसमें शामिल नहीं होंगे। जो माडा क्षेत्र के हैं उसमें उन लोग का थोड़ा विशेष रूप से उन लोग अपनी इच्छा अनुसार जो केंद्र लेवल के हिसाब से आप ही राज्य अगर बोलती है कि यहाँ और भी कुछ प्रोवाइड करे, चना उना प्रोवाइड करो तो चना भी उन लोगों को कई कई जगह माडा क्षेत्र में 2 किलो देती है। हमारे यहाँ तो इधर 1 किलो या कितना देते हैं, तो उन लोग का अलग रहता है। तो ये हो गया आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक संवैधानिक निकाय भी है, इसको याद रख लेना। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिनको एडमिशन लेना है आप लोग ले सकते हैं। CGPSC प्री उरी की मेंस उन्स की करना चाहते हैं, कम फीस में आप लोग को कराया जाएगा। और जो कोचिंग मतलब ट्यूशन व्यूशन करना चाहते हैं मैथ्स उसका, वो भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर।